हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब फिट एंड फाइन होंगे। तो चलो, आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने क्या वाले हैं उसके बारे में बात करें। आज हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, क्योंकि ये हमारा टॉपिक नंबर 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम चार्ज चार्ज का कौन सा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जब चार्ज किस में है, रेस्ट में। तो चलो देखते हैं क्या है। देखो, हमारे पास टॉपिक का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन्स और स्टैटिक मीन्स रेस्ट। ठीक है, तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स किस में है, रेस्ट में है। इलेक्ट्रॉन्स के पास एक कॉन्सेप्ट होता है दैट इज कॉल्ड चार्ज। ये एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के पास ये अपने आप माना जाता है कि ये नेचुरली है कि उनके पास क्या है, चार्ज। तो समझो इस टॉपिक के अंदर और आने वाले टॉपिक्स के अंदर हमारा क्या रिलेशन है। क्योंकि देखो, आपकी यूनिट नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 यूनिट्स और इवन यूनिट नंबर 5 भी कैसे आपस में कनेक्टेड हैं इसको समझते हैं। क्योंकि देखो, अगर आपको कनेक्शन समझ में आ जाएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि चैप्टर 1 में से मैं ऐसा क्या सीखने वाला हूं जो मुझे आगे काम आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या समझा हमने, मतलब अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम चार्ज की स्टडी कब करने वाले हैं, जब वो रेस्ट पर है। चलो, तो चार्ज की स्टडी जब हम कर रहे हैं वो किस पर है, रेस्ट में। अच्छा, यूनिट 11 में हमने एक वर्ड पढ़ा था रेस्ट, एक वर्ड पढ़ा था मोशन, फिर एक पढ़ा था एक्सेलेरेटेड मोशन, कि जहाँ पर वो एक्सेलेरेट करता है। तो यहाँ पर भी हम 3 कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे जो हमारी आने वाली यूनिट्स को क्या करने वाला है, कनेक्ट करने वाला है। रेस्ट जो हम पढ़ेंगे, दूसरा है मोशन, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हो तुम, और थर्ड हमारे पास है जब वो एक्सेलेरेट करेगा, एक्सेलेरेटेड मोशन। और इसको अब बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। अगर हमारे पास चार्ज किस में है, रेस्ट में, किस में है, रेस्ट में, तो यहाँ पर रेस्ट चार्ज सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दूसरा हम इसमें कॉन्सेप्ट किसके पढ़ सकते हैं, पोटेंशियल, एनर्जी, और इसमें मेजर कॉन्सेप्ट किसका आता है, कैपेसिटर्स का। क्या कैपेसिटर्स, कि जो आप यूज़ करते हैं ना मोबाइल वगैरह के अंदर भी, जो बैटरी होती है जो एनर्जी को स्टोर कर ले, पर रेस्ट पार्ट के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर ये हमारे पास मोशन में है तो क्या होगा, मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो लग ही सकती है, जनरेट होती है, बट साथ में जो सबसे मेजर कॉन्सेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड का। किसका कॉन्सेप्ट आया, मैग्नेटिक फील्ड, जो आपकी यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। बात करते हैं एक्सेलेरेटेड मोशन। भाई, जितना आप अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हो, लैपटॉप यूज़ कर रहे हो या आईपैड यूज़ कर रहे हो, सब में आप क्या यूज़ कर रहे हो, इंटरनेट यूज़ कर रहे हो ना, ईएम वेव्स यूज़ कर रहे हो ना। तो ईएम वेव प्रोड्यूस कैसे हुई, इस चार्ज की वजह से। जब ये चार्ज मोशन में नहीं, एक्सेलेरेटेड मोशन में होता है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जिसका सिंबल होता है बी, और साथ में हमारे पास क्या प्रोड्यूस करता है, ईएम वेव्स। तो इन सब बातों को अब आपको दिमाग में रखना है कि जब चार्ज रेस्ट में है तो मेरे पास किस तरह के कॉन्सेप्ट क्रिएट होते हैं, मोशन में है तो मोशन वर्ड आते ही आपको बिल्कुल आपके दिमाग के अंदर घंटी बजनी चाहिए, कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है कि एक्सेलेरेटेड मोशन है। तो वहाँ पर आपको देखना है कि आपके पास सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है या फिर ईएम वेव्स का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कॉन्सेप्ट है।
तो चलो, जब हम इतनी बात कर रहे हैं चार्ज चार्ज चार्ज, तो चार्ज असली में होता क्या है, चलो समझते हैं। चार्ज क्या है, देखो चलो, चार्ज इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इनहेरेंट बोले तो अंदर की, मतलब जैसे एक इंसान के अंदर अपनी चीज़ें होती हैं, तो इसी तरह हर एक बॉडी के अंदर, इवन हमारे अंदर भी एक चार्ज है। हर बॉडी के अंदर की प्रॉपर्टी है ये, ठीक है, ये अंदर की बात है। तो चार्ज इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी किसकी, मटेरियल ऑब्जेक्ट। देखो, हम इस डेफिनेशन को बहुत सारे पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं, तो छोटे छोटे पार्ट को मैं पूरा डिफाइन करूंगा। मटेरियल ऑब्जेक्ट, चलो अब इसको थोड़ा सा हम डिफाइन करते हैं। हमने कहा चार्ज प्रॉपर्टी है मटेरियल की। मटेरियल बोले तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मैटर की बात कर सकता हूँ। किसकी प्रॉपर्टी है, मैटर की। तो मैटर के अंदर हमारे पास क्या आ जाते हैं, सॉलिड्स आ जाते हैं, लिक्विड एंड गैस। क्लियर है यहाँ तक की बात। तो इसका मतलब सीधा सीधा मतलब ये है कि चार्ज हमारे पास दुनिया की हर बॉडी के अंदर, अगर वो मैटर के अंदर है तो वो हर किसी चीज़ के अंदर है। यहाँ पे समझना, ये जो तीन चीज़ें मैंने लिखी हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, दिस इज द मैक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट। मैक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट। पर हम इसको पढ़ने कहाँ वाले हैं, सारा कुछ माइक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट पर। तो माइक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट के लिए तो इसको हम क्या करें, सॉलिड को ब्रेक करना शुरू करें। चलो, सॉलिड को हमने क्या करा, ब्रेक करा। ब्रेक करा तो क्या मिले हमें, छोटे छोटा पार्ट मिलना शुरू हुआ। तो इसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। यस, दिमाग में बिल्कुल सही आ रहा है, दैट इज द एटम। दैट इज द एटम। तो एटम के बारे में थोड़ी सी स्टडी करते हैं और जानते हैं कि चार्ज क्या क्या है वहाँ पर। मैंने अभी आपको बताया था कि चार्ज क्या है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। तो मतलब क्या है कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, तो इसके अंदर होनी चाहिए ना वो अंदर की बात जो थी हमारे पास, तो वो एटम के भी अंदर। अब एटम के अंदर कौन कौन है भाई, जानते हैं हम इस बात को, जानते हैं ना। तो एटम के अंदर कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, वेरी गुड। और कौन है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कौन है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो खास बात क्या है यहाँ पर, मैंने कहा इंटरनल या इनहेरेंट प्रॉपर्टी किसकी, किसी भी मटेरियल की। मटेरियल बोले तो मैटर, मैटर बोले तो सॉलिड लिक्विड गैस, हर चीज़ के ऊपर ये अप्लाई होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या देख के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ये हमारे पास नेचुरल है कि इनके पास चार्ज होता है। और किस तरह का, इलेक्ट्रॉन के पास होगा नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के पास होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक, इस चीज़ को देखते हैं कि कैसे अब हमारे पास बॉडीज रिस्पॉन्ड करती है। फर्स्ट पॉइंट, इफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू प्रोटॉन, कोई भी बॉडी उठा लो, ठीक है, अगर उसके अंदर उसका जो एटम है वो बैलेंस्ड है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो हमारे पास बॉडी एज अ होल क्या कहलाती है, न्यूट्रल। क्या कहलाती है, न्यूट्रल बॉडी। अब पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 तो आप अपने आप ही समझ गए, कभी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो सकते हैं, कभी हमारे पास प्रोटॉन ज़्यादा हो सकते हैं। तो वहाँ क्या होगा, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है प्रोटॉन कम है, इलेक्ट्रॉन बोले तो नेगेटिव ज़्यादा है पॉजिटिव कम है, तो बॉडी कैसी बन जाएगी हमारे पास, नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज्ड। थर्ड पॉइंट, अगर इलेक्ट्रॉन कम है प्रोटॉन ज़्यादा है तो कैसी बन जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज्ड। चलो इसको देखते हैं कैसे बनती है।
मान लो ये हमारे पास दो, एक बॉडी ए, ये हमारे पास बॉडी बी। ठीक है, बॉडी ए के पास थे 10 इलेक्ट्रॉन्स 10 प्रोटॉन्स, इसके पास थे 15 इलेक्ट्रॉन्स 15 प्रोटॉन्स। ठीक, यहाँ से हमने क्या करवा दिया, दो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करवा दिया, दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करवा दिया हमने, ट्रांसफर। ठीक, तो अब क्या होगा, समझो, ट्रांसफर होने से पहले, बिफोर की सिचुएशन पर आ जाओ। तो बॉडी ए ये किस स्टेट में हमारे पास, न्यूट्रल। बॉडी बी भी कैसी है हमारे पास, न्यूट्रल। क्यों भाई, अभी तक जब तक इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर नहीं हुए तब तक हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास कैसे हैं, सेम है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, अब हमारे पास आफ्टर की सिचुएशन आ गई। अब हमारे पास क्या है, 10 माइनस 2, उसमें से गए हैं तो हमारे पास क्या हो गया, 10 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 8 इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन कितने हैं, 10 प्रोटॉन। तो अब हमारे पास क्या हुआ, कौन ज़्यादा है यहाँ पर, प्रोटॉन। प्रोटॉन ज़्यादा है तो बॉडी कैसी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज। फंडा क्लियर। ओके, सेकंड पर आ जाओ। सेकंड के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, 15 इलेक्ट्रॉन्स थे पर इसमें 2 ऐड हो गए, तो अब हमारे पास कितने हो गए टोटल, 17 इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स कितने हैं, 15 प्रोटॉन्स। तो कौन ज़्यादा है, यस, कौन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो हमारे पास बॉडी क्या हो गई, नेगेटिवली चार्ज। फंडा क्लियर। ओके, तो हमें ये क्लियर हो गया कि पॉजिटिवली चार्ज क्या, नेगेटिवली चार्ज क्या, न्यूट्रल क्या। ठीक है, क्या क्वेश्चन एक दिमाग में आया यार, जब मैं पढ़ता था ना तो एक चीज़ मेरे दिमाग में आई कि मैंने कहा दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए बॉडी ए से बॉडी बी में। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि बॉडी बी से बॉडी ए में ट्रांसफ़र होना चाहिए था, हो सकता था ना, तो बॉडी ए से बॉडी बी में ही क्यों ट्रांसफ़र हुए, कुछ तो रीज़न होगा ना, कुछ तो लॉजिक होगा। तो वो लॉजिक क्या है, चलो इसको भी समझते हैं। यहाँ पे वर्ड आता है एक वर्क फंक्शन। ये वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन का मतलब है एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। कितनी एनर्जी लेगी एक बॉडी, एक एटम को कितनी एनर्जी चाहिए जिसके बदले वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी बॉडी से रिलीज कर दे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसका वर्क फंक्शन। तो जितनी कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन निकल जाए उतना अच्छा हमारे लिए। तो ठीक है, तो हम बोलते हैं बॉडी हैविंग लो वर्क फंक्शन लूज इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आती है बात भाई। अगर मान लो एक बॉडी है हमारे पास, चलो दो बॉडी से एग्जांपल क्लियर करते हैं। ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है। ठीक है, इसका जो वर्क फंक्शन का सिंबल जो होता है हमारे पास होता है 5। इसका वर्क फंक्शन है 5, इसका वर्क फंक्शन है हमारे पास 12। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी ए को अगर हम 5 यूनिट ऑफ एनर्जी दे दें तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, रिलीज करना स्टार्ट कर देगा। और अगर बॉडी बी को अगर हम 12 या 12 से ज़्यादा एनर्जी दें तो वो अपनी एनर्जी को लूज़ करना स्टार्ट करेगा। तो इन दोनों में से पहले इलेक्ट्रॉन्स को कौन लूज़ करेगा, कौन करेगा, यस बॉडी ए डेफिनेटली। उसकी हमारे पास वर्क फंक्शन क्या है, कम। तो अब क्या चीज़ समझ में आती है कि जिस बॉडी का वर्क फंक्शन
कम होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा, और जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। ठीक है, यहाँ तक का फंडा पक्का। चलो अब यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। अब थोड़ा सा हमें बॉडीज़ को भी तो समझना पड़ेगा ना। चलो एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। ग्लास रोड प्लस सिल्क का। तो हमने एक ग्लास रोड ले लिया और एक सिल्क ले लिया। सिल्क का कपड़ा जो होता है हमारे पास, और दोनों को आपस में क्या कर दिया, रब 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 कर दिया। अब हुआ क्या, जब रब कर दिया तो यहाँ पर जो ग्लास रोड था उसका जब हमने बिहेवियर चेक करा तो उसका बिहेवियर कैसा निकल कर आया, पॉजिटिव। और सिल्क का बिहेवियर कैसा निकल कर आया, नेगेटिव। तो अब जल्दी जल्दी बताओ किसका वर्क फंक्शन हाई और किसका वर्क फंक्शन लो। जल्दी जल्दी, यस, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, तुक दुक तुक दुक तुक दुक, जल्दी जल्दी जल्दी। यस, बिल्कुल सही, सही पकड़े हैं। तो ग्लास रोड का वर्क फंक्शन हमारे पास कैसा होगा, लो, बिकॉज इसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है। और यहाँ पर अगर हम सिल्क देखते हैं, इसने गेन किया है, तो इसका वर्क फंक्शन कैसा होगा, हाई। यस, फंडा क्लियर होता है मेरे भाई। चलो अब यहाँ पर एक फंडा और लेकर चलते हैं, एक मज़ेदार सी बात लेकर चलते हैं। वो मज़ेदार सी बात क्या है, इसको हम बोलते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। अब ये क्या बला है भाई, ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। तो ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज एक वो सीरीज है, वो नेम्स का फॉर्मेट है जहाँ से हमें ये पता लग जाएगा कि जो सबसे पहले आएगा इस सीरीज में उसका वर्क फंक्शन कैसा होगा, सबसे लोवेस्ट, और जो बाद में आएगा उसका सबसे कैसा होगा, हाईएस्ट। तो हमें पता लग जाएगा, कोई भी दो नाम अगर हम लेकर चलें तो उससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा मटेरियल लॉस करने वाला है, कौन सा मटेरियल गेन करने वाला है। चलो थोड़े से मैं नाम आपको दे देता हूँ, और देखो 1 2 3 4 5 7 8 9। चलो कुछ नाम तो दे देते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं फर, ठीक है। उसके बाद लिख लेते हैं वूल का नाम, ओके। ग्लास भी लिख लेते हैं, कॉटन, सिल्क, वुड, मेटल्स, ओके। रबर लिख लेते हैं, चलो रबर के ऊपर तो क्वेश्चन भी आएंगे आपके, और यस, एबोनेट। अब समझो मैंने क्या कहा, जो सीरीज में सबसे ऊपर है उसका वर्क फंक्शन कैसा है, लोवेस्ट, और जो सबसे नीचे है उसका वर्क फंक्शन कैसा है, हाईएस्ट। ठीक है, चलो एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 1। मैंने कहा फर प्लस ग्लास, फर प्लस ग्लास। अगर इन दो मटेरियल्स को मैं आपस में रब करवा देता हूं तो इलेक्ट्रॉन्स कौन लॉस करने वाला है, जल्दी बताओ, और कौन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने वाला है, बोलो 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 जल्दी। यस, दिमाग में घंटी बजी, वेरी गुड। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करने वाला है, लॉस करने वाला है। तो लॉस करने का सबसे पहला पॉइंट क्या है, वर्क फंक्शन। इसको चलो सीधा सिंबल से यूज़ करते हैं अब इसको, वर्क फंक्शन फाई, इसका कैसा है, लो। सेकंड कौन सा चार्ज बनाएगा, यस यस यस, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है फंडा, चलो वेरी गुड। इसका वर्क फंक्शन कैसा है, हाई, कौन सा चार्ज बनाएगा, नेगेटिव चार्ज। फंडा क्लियर। एक और एग्जांपल पकड़ लेते हैं।
दूसरा एग्जांपल, चलो अगर मैं ग्लास को, जो हमने पहले पकड़ा था, ग्लास और सिल्क, ग्लास प्लस सिल्क, अब सीरीज को देखो, देखो मैंने ग्लास का कॉमन एग्जांपल क्यों लिया, सीरीज को देखो कि ये डिपेंड ये करता है कि चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव, कोई कंपलसरी नहीं है कि ग्लास में हमेशा पॉजिटिव आएगा हमेशा नेगेटिव आएगा, नहीं, ये डिपेंड करता है कि उसके साथ जो दूसरा मटेरियल है वो कौन सा। देखो इंडिविजुअली सब न्यूट्रल होते हैं, आपको मैं बता चुका हूँ। जब किसी दो को बॉडी को आप कांटेक्ट में लाओगे, उसके मेथड्स आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से चार्ज प्रोड्यूस किया जा सकता है, बट ये सबसे इजी मेथड तो क्या, हम रब करते हैं, तो रब करने से क्या है, चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। तो जब चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है तो इट डजंट मीन कि एक बॉडी पे हमेशा सेम टाइप ऑफ चार्ज रहेगा। इस एग्जांपल में देखो ग्लास प्लस सिल्क में, तो ग्लास के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है हमारे पास, ग्लास के ऊपर चार्ज हमारे पास कौन सा आ रहा है, यस, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव, सिल्क पर आएगा नेगेटिव। अब ट्राइबोइलेक्ट्रिक सीरीज को देखो, उससे आपको इजीली पता लग जाएगा। क्लियर है बंदा, समझ में आ रही है बात, तो ये बात दिमाग में डाल लो, कोई भी एक बॉडी ऐसी कोई परमानेंट बॉडी नहीं है जिस पे हमेशा एक ही टाइप का चार्ज रहेगा। इट डिपेंड्स कि आप उसके साथ दूसरी कंपैरिजन में बॉडी कौन सी है। क्लियर। तो अभी तक हमने देखो पहले फंडे से क्या क्या सीखा, हमने देखा चार्ज इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, तो बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर बोले तो एटम, एटम के अंदर बोले तो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स हमारे पास पॉजिटिव चार्ज ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट। तो हर मटेरियल के पास ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। तो इसमें एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स ऐड ऑन कर दें। तो अब जो मैं की पॉइंट लिख रहा हूं उसको थोड़ा सा फोकस करना। की पॉइंट, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इफ अ बॉडी हैज चार्ज, अगर किसी बॉडी के पास चार्ज है, अगर आपको पता लग गया ये बॉडी चार्ज्ड है, तो दिमाग में क्लियर रखना, इट डेफिनेटली उस बॉडी के पास डेफिनेटली क्या होने वाला है, मास। डेफिनेटली क्या होगा उसके पास, मास। ये कंपलसरी है। पर अब जो मैं बोलने वाला हूं ध्यान से सुनना, अगर एक बॉडी के पास, इफ अ बॉडी हैज मास, तो इट इज नॉट कंपलसरी, ये जरूरी नहीं है कि उसके पास चार्ज हो। अच्छा अब सोचोगे सर इसका एग्जाम्पल क्या है, चलो एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल इसका फोटॉन्स। फोटॉन्स के पास अपना रेस्ट मास तो नहीं होता, पर मोशन में तो मास कंसिडर किया जाता है। उसके पास मास है पर उसके पास कोई चार्ज नहीं है। एक और एग्जांपल ले सकते हो, एग्जांपल क्या है, न्यूट्रिनो। इसके पास भी मास कंसिडर किया जाता है पर चार्ज कंसिडर नहीं किया जाता। अरे सबसे अच्छा एग्जांपल, सबसे इजी एग्जांपल आपके लिए, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का नेट चार्ज कितना होता है, 0, नील बटे सन्नाटा, और उसका मास क्या होता है, वो डिफाइन होता है। क्लियर है फंडा। तो ये चीज़ दिमाग में रह जाएगी। की पॉइंट ये बहुत ज़्यादा आपको यूटिलाइज किए जाते हैं जब आप अच्छे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करते हो। जेई के लिए कर लो यार, मेडिकल के लिए कर लो, तो वहाँ पे ये छोटी छोटी बातें आपको एक एडवांटेज प्रोवाइड करती हैं। क्लियर है यहाँ तक, चलो। तो ये है हमारा फर्स्ट फंडा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब जो हम करने वाले हैं दैट इज द क्वेश्चन, डज इन चार्जिंग द मास ऑफ अ बॉडी चेंज ड्यूरिंग द चार्जिंग द मास ऑफ अ बॉडी चेंज। क्या मास चेंज होता है या नहीं होता है, चलो इस चीज़ को देखते हैं। तो अभी क्या चीज़ देखनी है, देखो जब हमने एटम के बारे में देखा तो हमने वहाँ तीन चीज़ें देखी थी। तो एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन था और न्यूट्रॉन था। चलो उसके बारे में छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो अगर मैंने बात करी यहाँ इलेक्ट्रॉन की, यहाँ मैंने बात करी प्रोटॉन की, यहाँ बात करी न्यूट्रॉन की, नहीं यहाँ नहीं, थोड़ा सा गैप छोड़ते हैं इसको। तो यहाँ लिखते हैं हम उसका चार्ज
और यहाँ लिखते हैं उसका मास, और फिर इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे, दोबारा समझेंगे। तो पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। मास कितना है? 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg। प्रोटॉन का कितना है भाई हमारे पास? +1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ कितना है? 1.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg। न्यूटन कह रहा हूँ मैं, न्यूट्रॉन का अगर हम चार्ज देखते हैं, दैट इज निल बटे सन्नाटा, 0। यस। एंड मास थोड़ा सा समझना, मास थोड़ा सा ज़्यादा होता है हमारा प्रोटॉन से, 1.675। यहाँ 5 आता है, यहाँ पर 3 आता है, मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg। अच्छा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको और फिर समझना। आपके फादर ने कहा बेटा मोबाइल लेकर आओ दूसरे कमरे से। आप दूसरे कमरे में थे और कहा मोबाइल लेकर आओ। तो मोबाइल को समझ लो चार्ज, और जब आप आए, आप समझ लो अपने आप को इलेक्ट्रॉन। तो जब आप उस रूम में आए तो आप भी साथ में आए हो ना मोबाइल के, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मोबाइल अपने आप आ गया। तो सिमिलरली जब चार्जिंग होती है, तो चार्जिंग क्या बताया था? एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होना। क्या ट्रांसफर होना? इलेक्ट्रॉन्स का। चलो एग्जांपल ले लो, ये बॉडी 1, ये बॉडी 2, ठीक है। तो जब बॉडी 1 से बॉडी 2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, तो 2 मल्टीप्लाई मास भी तो ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जा भी तो रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg। तो इतना मास भी तो ट्रांसफर हुआ है। तो हम क्या बोलते हैं? जिस बॉडी ने चार्ज को लूज किया है, जिसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है, उसका मास कम होगा, और जिसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया उसका मास क्या होगा? ज़्यादा। तो क्या है क्वेश्चन? डज इन चार्जिंग मास ऑफ अ बॉडी चेंज? तो आंसर क्या लिखोगे? यस। और क्या लिखेंगे? दिस इज बॉडी ए, दिस इज बॉडी बी, तो मास ऑफ ए इज लेस देन मास ऑफ बी। क्लियर भाई? पहले हमने सेम मास मान लिया, तो अब क्या हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, जिसकी वजह से ए का मास कम है एज कंपेयर टू बी। फंडा क्लियर होता है? चलो, तो अभी तक हम चार्जेस के कॉन्सेप्ट के बारे में समझ चुके हैं। अब जो पढ़ने वाले हैं उसकी यूनिट के बारे में, क्या उसकी यूनिट है और कैसे कैसे हमें उसको लर्न करना है। तो सिंपल सी बात है, उसकी एसआई यूनिट कितनी है? उसकी कूलम। ये इजी है हमारे लिए। पर जो दूसरा पॉइंट है जो हमें लर्न करना है, उसकी सीजीएस यूनिट क्या है? उसकी सीजीएस यूनिट है ईएसयू, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या इसी को एक और नाम से भी जाना जाता है, दैट इज द स्टैट कूलम। किस नाम से जानते हैं? स्टैट कूलम। ठीक है। जनरली न्यूमेरिकल्स में कौन कौन सी यूनिट्स पूछी जाती है, कौन कौन से नंबर्स पूछे जाते हैं? तो देखो, मिली कूलम, सो 10⁻³ हमें पता है मिली, माइक्रो 10⁻⁻6, और नैनो 10⁻⁹ ये जनरली पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए लिखा है। ठीक है। दूसरा मैंने आपको बता दिया एसआई यूनिट कितनी है हमारे पास, कूलम, और सीजीएस कौन सी है? ईएसयू या फिर स्टैट कूलम। दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं ना 1 kg is equals to 1000 ग्राम, तो सिमिलरली 1 कूलम इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ ESU या फिर स्टैट कूलम। ठीक है। डायमेंशंस क्या है इसके? M0, L0, T1 और I1, बिकॉज करंट से रिलेट करती है ये। ठीक। चलो जी, अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो कितनी सारी प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास, चलो देखते चलते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है
कि इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी का तो देखो पता ही है कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, ठीक है ना, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी के साथ कुछ चीज़ें हमें एज अ गिफ्ट मिलती हैं। कौन कौन सी गिफ्ट मिलती हैं? जितने भी अलजेब्रिक रूल्स हैं, कौन कौन से, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारे नॉर्मली यूज़ हो जाते हैं। जैसा हमने बचपन से सीखा वैसे ही अब हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो एग्जाम्पल ले लें। तो मैंने कहा 2q प्लस 3q, चार्ज का सिंबल होता है q, चलो लिख देते हैं। सिंबल क्या होता है इसका? q, ठीक है। चलो 2q प्लस 3q कितना होता है हमारे पास? 5q। फंडा क्लियर हो गया। अगर इसी तरह मैं माइनस करूँगा, चलो माइनस कर लेते हैं। 3q माइनस 2q, तो कितना बचा? यस दैट इज द 1q। चलो मल्टीप्लाई भी करके देख लें। 2q मल्टीप्लाई 3q, तो कितना होना चाहिए? यस यस यस, वेरी गुड, 6q स्क्वायर। ठीक है, सारे रूल अप्लाई हो रहे हैं। तो ये फायदा है स्केलर क्वांटिटी का। दूसरी बात, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। पहली बॉडी से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, दूसरी बॉडी में गए, वो क्या हो रहा है? ट्रांसफर ही हो रहा है। तो जिसने लॉस किया है इलेक्ट्रॉन्स का, वो कैसी हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज। जिसने गेन किया है वो कैसी हो जाएगी हमारे पास? नेगेटिवली चार्ज। जिसने लॉस किया उसका मास कम होगा, जिसने गेन किया उसका मास इंक्रीज होगा। फंडा क्लियर? चलो अब मजेदार बात आती है, चार्ज इज कंजर्व्ड। ये वर्ड पकड़ लो भाई, कंजर्व्ड या कंजर्वेशन, जहां मिले एक वर्ड चिपका दो। इनिशियल शुड बी इक्वल्स टू फाइनल। क्या बोला? इनिशियल शुड बी इक्वल्स टू फाइनल। अगर ये चीज याद रह गई, इसके क्वेश्चन बन जाएंगे। चलो एक स्टेटमेंट देता हूँ, एक एग्जांपल दे देता हूँ, उसके बाद इजी हो जाएगा। मान लो हमारे पास कोई एलिमेंट है x 20, उसका मास नंबर है 40। चलो उसमें से मान लो हमने एक हीलियम निकाल दिया, कि रैंडम एग्जांपल है, ऐसा सच नहीं है। तो 2 4 प्लस सम y, यहाँ क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं और ऊपर डाल देते हैं 36। तो बताओ भाई इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? मैंने क्या बोला? इनिशियल इज इक्वल्स टू फाइनल। तो इनिशियल कितना है हमारे पास? 20 इक्वल्स 2 प्लस समथिंग x, जो हमें निकालना है। सो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? बोलो बोलो बोलो। 20 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 18। हुआ क्या? इसका मतलब क्या है हमारे पास? कि यहाँ पर चार्ज कैसा रहा? कंजर्व्ड रहा। क्लियर? चलो एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। एक खास बात बता रहा हूँ, इसको दिमाग में अपनी खिड़कियां दरवाजे सब खोल लो और इस बात को समझ लो। चार्ज का जो कंजर्वेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ कब एप्लीकेबल होता है? जब सिस्टम कैसा हो? आइसोलेटेड। कैसा हो? आइसोलेटेड सिस्टम में ही हमारे पास ये कंजर्वेशन को प्रॉपर तरीके से शो कर दिखाता है। अब क्वेश्चन आता है, सर ये आइसोलेटेड क्या है? अच्छा, आइसोलेटेड, थर्मस समझते हो ना? वो चाय डालने वाला, जिसमें चाय डालते हैं गर्म रहती है, या वो मिल्टन की बॉटल्स आती हैं जिसको डालते हैं, जिसमें पानी वगैरह डालते हैं तो गर्म रहता है। तो एग्जैक्टली कि उसमें से ना तो कोई चीज़ बाहर जा पा रही है अगर उसको हमने टाइटली पैक कर दिया, ना ही कुछ उसके अंदर जा पा रहा है। तो इंटरनल सिस्टम रिमेन्स द सेम। चलो एक और एग्जाम्पल पकड़ते हैं जिससे चीज़ क्लियर हो। मान लो एक ये बॉक्स है हमारे पास, आइसोलेटेड है। कैसा है? आइसोलेटेड। इसमें कुछ चार्जेस हैं। ये पकड़ लिया पहला चार्ज -2q, इसको पकड़ लिया -3q, इधर पकड़ लिया 9q। ठीक है, दैट इज़ द पॉजिटिव। तो इसको हमने क्या करा? इसको शेक कर दिया शेक। अब क्या हुआ? मान लो अब मेरे पास है -4q -q। अब मेरे पास यहाँ पर कितना चार्ज है?
जल्दी से फाइंड आउट करो, जल्दी 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 जल्दी। इतना मैं कर रहा हूँ, इतना आप भी करो। टोटल चार्ज इनिशियल कितना हुआ, इनिशियल हुआ +9Q -2Q -3Q विच इज़ इक्वल्स टू 9 5 +4Q। चलो जी, तो फाइनल यहाँ पर कितना आएगा मेरे पास, यहाँ पहले ही -5 है, -5, तो यहाँ पर मेरे पास कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। दिस इज़ ऑल्सो, तो यहाँ पर हमारे पास कितना है, +4Q है टोटल, और यहाँ पर मेरे पास कितना है, x -4 -1Q। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो कितनी आ जाएगी, यस यस यस, सो इट इज़ इक्वल्स टू +9Q। तो यहाँ मेरे पास आंसर कितना आया, +9Q। फंडा क्लियर होता है, समझ में आती है बात। तो ये चीज़ हमारे पास क्या है, कंजर्वेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। ओह, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या करने वाला है, अट्रैक्ट करने वाला है। ठीक है, चलो इसमें कोई ज़्यादा बताने वाली बात नहीं है। ओके, अ चार्ज पार्टिकल में अट्रैक्ट न्यूट्रल बॉडी। हाँ भाई, आपके पास अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसके ऊपर बनने वाले हैं। चलो एक एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल पकड़ते हैं। हाँ, आपने बलून लिया, अपने सिर में रगड़ दो अच्छे से और उसको वॉल के पास ले जाओ, तो क्या होने वाला है, स्टिक कर जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। चलो जी, अगर वो स्टिक कर गया तो वहां पे समझो आपने अपने बलून के साथ, बलून को अपने हेयर के साथ रब किया तो उस पर चार्ज आ गया, ये बात समझ में आती है। ड्यू टू फ्रिक्शन उस पर चार्ज आया, ठीक है। पर क्या वॉल के पास कोई चार्ज था, द आंसर इज नो। तो वहां पर वो कौन सी बॉडी कंसिडर की जाएगी, न्यूट्रल बॉडी। और आपका बलून कैसे कंसिडर किया जाएगा, चार्ज। तो हमने एक चार्ज बॉडी को जब न्यूट्रल बॉडी के साथ अटैच किया तो उनके बीच में क्या देखने को मिली, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फंडा क्लियर हुआ। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है किसकी, चार्ज की। कई बार एक क्वेश्चन आता है भाई, इसको थोड़ा सा ना दिमाग में डालना बहुत अच्छे से, और स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपको वेरीफाई करना हो इलेक्ट्रिफिकेशन को तो उसका श्योर टेस्ट क्या है। आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, इसका टेस्ट उसका टेस्ट, कि कभी कार्बन डाइऑक्साइड का कोई टेस्ट बताओ, कभी ऑक्सीजन की प्रेजेंस का टेस्ट बताओ, कभी हाइड्रोजन की प्रेजेंस का टेस्ट बताओ। तो सिमिलरली इलेक्ट्रिफिकेशन का टेस्ट क्या है। देखो आप कहोगे सर अट्रैक्शन भी हो रही है, रिपल्शन भी हो रही है, तो दोनों ही टेस्ट हो गए, बात ठीक है। पर एक वर्ड बोला है श्योर टेस्ट, तो श्योर टेस्ट को थोड़ा समझना ज़रूरी है। देखो टेस्ट के रिजल्ट दोनों हैं, अट्रैक्शन भी शो कर रहा है, रिपल्शन भी शो कर रहा है, पर खास बात क्या है कि इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो चार्ज में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो रिपल्शन शो कर सकते हैं। जबकि अगर मैं बात करूं ग्रेविटेशन की तो वहां पर भी अट्रैक्शन होता है और यहां पर भी अट्रैक्शन होता है, इसीलिए हम अट्रैक्शन को कंसिडर नहीं करते। टेस्ट में कंसिडर करेंगे कि वो एक टेस्ट है उसको मेजर करने का, पर श्योर टेस्ट में कंसिडर नहीं करेंगे। फंडा क्लियर हुआ, दिमाग में सेट होता है। अच्छा, अब क्या बात आती है, बड़ा ही मजेदार पॉइंट है। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, और ये बात मैं बता चुका हूं पहले भी कि अगर एक बॉडी के पास चार्ज है, एक बॉडी के पास क्या है, चार्ज, ठीक है, तो ये 100% गारंटी है कि उसके पास क्या होगा, मास होगा। चार्ज अगर है तो ये श्योर है कि उसके पास मास होगा ही होगा। पर अगर एक बॉडी के पास मास है तो ये कोई गारंटी नहीं है कि उसके पास चार्ज भी होगा। एग्जाम्पल पकड़ लो, मैंने आपको बताए थे सेम एग्जाम्पल। आप फोटोन का एग्जाम्पल ले सकते हो और न्यूट्रॉन का एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, जब आप इस नोट्स को पढ़ोगे तो आपको याद रह जाएगा। तो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, फोटोन का है, न्यूट्रॉन का है। फंडा क्लियर होता है। चलो यहाँ तक की तो बातें समझ में आ गई हमें। अब बात आती है कि बार बार हम चार्ज को भी पढ़ रहे हैं, मास को भी पढ़ रहे हैं। मैंने एक दो बार ग्रेविटेशनल फील्ड का, ग्रेविटेशनल फोर्स का भी यहाँ पे यूज़ करा है।
चार्ज और मास में कोई सिमिलैरिटी है या कोई डिफरेंस है, क्या है, क्या इनके रिलेशंस आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? तो मैं कहूँगा आंसर इज यस। बहुत सारी ऐसी कॉमन चीज़ें हैं जो चार्ज और मास में आपस में जुड़ी हुई हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे आने वाले हैं जहाँ पे चार्ज और मास को आप बार बार लेके चलोगे। तो इस चीज़ को आपको अब यहाँ समझना है कि इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटी क्या है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो सिमिलर हैं और ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जो यहाँ पर चेंज होते हैं। चलो पकड़ते हैं इसको, चार्ज मास। चलो सबसे पहला पॉइंट यहाँ देखते हैं हम, ठीक है। चार्ज को देखो, चार्ज का नेचर कैसा होता है। अगर मैं नेचर की बात करूं तो हमने पढ़ लिया ना टाइप्स ऑफ चार्जेस, तो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। पर मास का नेचर कैसा होगा भाई? ऑलवेज पॉजिटिव। इसमें नेगेटिव नाम की चीज कंसिडर नहीं की जाती, ठीक है। अच्छा सेकंड बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ वेलोसिटी। इम्पैक्ट ऑफ वेलोसिटी कि अगर मैं एक चार्ज की वेलोसिटी को बढ़ा दूं तो क्या होगा। देखो वेलोसिटी में है या वो मोशन में है, पर अगर बढ़ा दूं तो क्या होगा। मैं यहाँ पे एक्सेलरेटेड मोशन की बात नहीं कर रहा। तो यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी बढ़ा देते हैं एक सर्टेन रेट से तो क्या होगा, तो हम बात करते हैं नो इफेक्ट। चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। बट यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ना एम नॉट इक्वल्स टू एम अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे क्या होने वाला है, एम नॉट का इम्पैक्ट भी तो बढ़ने वाला है। दिमाग में जा रही है बात? सिंपल सा एग्जांपल हो यार, एक स्लो मूविंग बॉडी आके किसी से टकराए और एक वही सेम बॉडी फास्ट होकर टकराए तो क्या होगा। चलो एक एग्जांपल और पकड़ लो, एक छोटी सी बुलेट पकड़ लें, हाँ, उसे हाथ से मारो, क्या होने वाला है, चोट लगेगी। डालो उसे पिस्टल में, डालो और कर दो शूट, क्या होगा, स्वाहा। तो यही इम्पैक्ट है किसका, वेलोसिटी का। फंडा क्लियर कि वेलोसिटी का इम्पैक्ट मास पर पड़ता है। चलो जी, अब तीसरा कॉन्सेप्ट जो पढ़ते हैं, मास कैसा है, चार्ज। चार्ज कैसा है, कंजर्व्ड, अभी पढ़ा ना। पर मास कैसा है, नॉट कंजर्व्ड। क्यों? बिकॉज मास किस में कन्वर्ट हो जाता है, मास कन्वर्टेड mass converted into energy। क्लियर है यहाँ तक की बात? तो ये हमारे पास कुछ बेसिक सी बातें हैं। श्योर टेस्ट की बात मैं कर चुका हूँ, तो ये भी कर लेते हैं। चलो फोर्थ पॉइंट पे, श्योर टेस्ट क्या है, रिपल्शन। इवन इसमें अट्रैक्शन भी होगा एंड रिपल्शन भी होगा, जबकि यहां पर हमारे पास क्या है, ओनली अट्रैक्शन। क्लियर होती है बात? चलो अभी तक तो डिफरेंस समझे, एक सिमिलैरिटी भी देख लें। और ये बहुत बड़ी सिमिलैरिटी है, बात समझना, कि दोनों के दोनों, चार्ज भी और मास भी, इनवर्स स्क्वायर लॉ इसको फॉलो करते हैं।
इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, तभी दोनों की फोर्सेस को हम बाद में जाके आने वाले न्यूमेरिकल्स के अंदर कंपेयर कर पाएंगे बहुत सारी सिचुएशन के अंदर। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है हमारे पास, F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। क्लियर? तो अभी तक क्या क्या पढ़ लिया एक बार देख लें जल्दी से। चलो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, बेसिक पढ़ लिया, चार्ज रेस्ट पे, मोशन में और एक्सीलरेटेड मोशन में क्या क्या करता है। रेस्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड है, मोशन के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, और एक्सीलेशन में वो हमारे पास ईएम वेव्स भी क्रिएट करता है रेडिएशन की फॉर्म में। चार्ज देखा इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसकी, मटेरियल की। इस मटेरियल को सर्कल कर लो, इसको पढ़ने वाले हैं कौन कौन से वो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा सारा माइक्रो पढ़ रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल। अब पढ़ने वाले हैं मैक्रोस्कोपिक को। तो क्या क्या पढ़ चुके हैं माइक्रो के अंदर, एटम पढ़ा, एटम के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स पढ़ लिए हमने। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम हो तो न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो नेगेटिव और प्रोटॉन ज़्यादा तो पॉजिटिव। ठीक है। वर्क फंक्शन पढ़ लिया हमने कि वर्क फंक्शन जिसका लो होगा वो लूज कर देगा इलेक्ट्रॉन्स, वर्क फंक्शन जिसका ज़्यादा होगा वो गेन कर लेगा। जो लॉस करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को उसका मास कम हो जाएगा, जो गेन करेगा उसका मास ज़्यादा हो जाएगा। ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज़ देख ली हमने कि भाई जो सबसे ऊपर होगा उसका वर्क फंक्शन सबसे कम होने वाला है, जो जितना नीचे जाता जाएगा उतना ही उसका वर्क फंक्शन हाई हो जाएगा, वो नेगेटिव दिखाएगा, और जिसका वर्क फंक्शन कम है वो पॉजिटिव दिखाएगा। चलो जी, चार्जिंग का हमें पता लग गया, यूनिट हमें पता है कूलाम है, स्टार्ट कूलाम है, रिलेशन हमें पता है 3 × 10⁻⁹ होता है, स्केलर का पता लग गया, ट्रांसफ़र किया जा सकता है, कंजर्वेशन समझ लिया हमने, इनिशियल और फाइनल सेम होता है, सेम रिपेल करेंगे, अपोजिट अट्रैक्ट करेंगे। ओके, श्योर टेस्ट क्या होता है हमारे पास, जल्दी श्योर टेस्ट क्या होता है हमारे पास, यस रिपल्शन होता है। चार्ज और मास के बीच में देख लिया क्या रिलेशन है हमने। ठीक 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 ठीक। चलो अब बात करते हैं मटेरियल की, और यहाँ पे जो मटेरियल्स मैं यूज़ करने वाला हूँ, जिनका नाम लेने वाला हूँ, वो पता है आपको, पर उसमें कुछ नए पॉइंट्स जो मैं ऐड करूँगा उस पर फोकस करना है। सबसे पहला है कंडक्टर, सुना सुना सा नाम लग रहा है ना। दूसरा करूँगा मैं इंसुलेटर, और तीसरा मैं करूँगा डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक तो बिल्कुल ही नया आपके लिए। तो सबसे पहले फंडे को समझो, कंडक्टर क्या बला है। कंडक्टर देखो, कंडक्टर के बारे में वो पुरानी किस्से कहानियाँ तो जस्ट एक लाइन में ख़त्म कर देता हूँ कि ऐसी बॉडी जिसमें से करंट और हीट पास ऑन हो सकती है, इतनी बात समझ में आती है। एग्जाम्पल्स आपको पता है। अब मुद्दे की बात पर आते हैं। कंडक्टर में जब भी चार्जिंग होगी, दिमाग के ढक्कन खोल लेना सारे के सारे। अब जो मैं बोल रहा हूँ न्यूमेरिकल भी बनता है, क्वेश्चन भी बनता है, समझ लो। जब भी कंडक्टर में चार्जिंग होगी तो होगी एक पॉइंट से, पर वो फैल जाती है पूरी बॉडी पर। एग्जाम्पल समझ लो, चम्मच है ये, ठीक है। आप खाना बनाते टाइम किसी चीज़ को कोई आप कर रहे हो, कोई सब्जी है उसको गर्म कर रहे हो, तो चम्मच इतना हिस्सा होता है वो आपके बर्तन के अंदर है, पर वो गर्म होके एंड तक आ जाती है क्योंकि वो ट्रांसफ़र हो रही है पूरी बॉडी पर। ये कंडक्टर है, ठीक है। तो जब आप चार्जअप भी करोगे, किसी एक पॉइंट से चार्जअप करा, तो वो पूरी की पूरी बॉडी क्या हो जाएगी, चार्जअप हो जाएगी। तो क्या है, व्हेन बॉडी इज चार्ज्ड अप देन चार्ज इज एक्यूमुलेटेड अराउंड द बॉडी, और जो भी है सारी की सारी बॉडी पर वो आपका आ जाएगा। चार्ज इज ट्रांसफ़र, और yes, charge is distributed over the surface। क्लियर है यहाँ तक की बात। मान लो एक बॉडी ले ली,
चार्ज अप हुआ तो वो पूरी बॉडी पर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक की बात? चलो सेकंड बात हमने पकड़ ली, इंसुलेटर। इंसुलेटर में खास बात क्या है भाई, हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, हीट को कंडक्ट नहीं करते, पर यहाँ पर क्या बात है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर एरिया में इसको चार्ज किया गया है तो बस वहीं पर वो चार्ज मिलेगा, पूरी बॉडी पर चार्ज वो नहीं मिलेगा। सो हमारे पास क्या, व्हेन बॉडी इज चार्ज अप देन चार्ज इज नॉट distributed over the surface। क्लियर है? थर्ड फंडा आता है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक्स का। देखो समझने की बात है सिर्फ, और कुछ नहीं है डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक को समझो ऐसे, ये एक वायर है, चलो कंडक्टर से समझोगे, कंडक्टर एक ये वायर है तो करंट अंदर से पास होना, समझ में आई बात? इंसुलेटर के अंदर वो पास होनी नहीं होता, पर यहाँ डाइलेक्ट्रिक के अंदर खास बात क्या है, वो अंदर से तो पास नहीं होगा, पर वो पास कहाँ से होगा, वो पास होगा बॉडी के ऊपर से। वो कहाँ से पास होगा, बॉडी के ऊपर से। फंडा क्लियर है? डाइलेक्ट्रिक्स चार्ज को कंडक्ट नहीं करते हैं, वो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते हैं, बट वो अपनी बॉडी के सरफेस के ऊपर से उसको पास होने देते हैं। दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक्स। क्लियर? इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे कुछ, पर वहाँ पर इस तरह की बातें नहीं आएंगी, वहाँ पर डाइलेक्ट्रिक्स की वैल्यूज यूज करनी पड़ेंगी। सो दैट इज सीरियसली वेरी इजी। अब क्वेश्चन बनाते हैं, थोड़ा समझना है इस क्वेश्चन को, ठीक? डज द अट्रैक्शन बिटवीन द कॉम एंड द पीस ऑफ पेपर लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम? देखो आपने कॉम लिया, सिर में करा, थोड़े से पेपर्स के टुकड़े पड़े हैं, उसको आपने अट्रैक्ट करने की कोशिश करी, वो अट्रैक्ट हो गया। अब मुझे बताओ क्या वो ज़्यादा देर तक वो काम होने वाला है या नहीं? यस और नो? आंसर इज नो। अब बात आती है व्हाई, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, देखो सबसे पहले तो प्रॉपर्टी पे जाते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है? जो वो कॉम्ब है वो क्या है आपका? प्लास्टिक। दिमाग में जाती है बात, प्लास्टिक है तो वो क्या है हमारे पास? इंसुलेटर। और इंसुलेटर है तो चार्ज जो होगा पूरी बॉडी पर नहीं जाएगा, इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस। बट खास बात क्या है, नाउ जो वो प्लास्टिक है वो है कहाँ पर? ह्यूमन हैंड में। आपके हाथों में है ना, तभी तो आप उसको यूज कर पा रहे हो। तो ह्यूमन हैंड क्या होता है? कंडक्टर। क्या होता है? कंडक्टर। तो आपके हाथ में तो आएगा ना, जब आपने उस कॉम को पकड़ रखा है तो आपके हाथ के टच से वो सारा का सारा आपके हाथ में ट्रांसफर हो गया, बस होते ही काम खत्म। तो वहां से चार्ज क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, लीक हो गया तो खत्म हो गया। तो वो पेपर्स क्या हो गया? गिर जाएंगे। फंडा क्लियर हुआ? और कंडक्टर क्या करता है? सर्कुलेट कर देता है ओवर द सरफेस। circulate over the surface. So paper will fall down.
और एक और बात बता दूँ आपको, वहाँ पे एक फोर्स और भी लग रही होती है, दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो उसको खींच ही रही है, और ऊपर से आपने जो फोर्स लगा रखी थी वो कम हो गई, तो क्या होने वाला, वो गिरने ही वाला है। फंडा क्लियर? चलो जी, अब बात करेंगे। अब तक तो सारी बातें सीख ली ना कि बार बार चार्जिंग से ऐसा हो रहा है, चार्जिंग से वैसा हो रहा है। चार्जिंग के कोई मेथड्स भी तो है ना हमारे पास, कि एक बॉडी को चार्ज कर रहे हैं तो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स क्या हैं, और इस पर बहुत ज़्यादा फोकस इसलिए करने की ज़रूरत है कि यहाँ पर मैं आपको कई तरह के मेथड बताऊंगा कि हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। पहला मेथड पता ही है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के भाई मैंने 10 बार एग्जांपल दे दिए, एक बॉडी दूसरी बॉडी दोनों को क्या कर दिया, रब कर दिया। रब कर दिया बोले तो फ्रिक्शन कर दिया ना उनके बीच में, फ्रिक्शन क्रिएट हुआ। फ्रिक्शन क्रिएट हुआ तो क्या हुआ, हीट क्रिएट हुई। हीट क्रिएट हुई तो वहाँ पर क्या हुआ, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए। पर मज़े की बात क्या है, जो दिमाग में डालनी है भाई साहब, वो दोनों बॉडी न्यूट्रल थी पर दोनों कंडक्टिंग थी। की पॉइंट क्या बोला मैंने, वो की पॉइंट कि आपके पास अगर एक बॉडी कंडक्टिंग है दूसरी भी है, वो भी हो सकता है। व्हेन अ न्यूट्रल बॉडी इज रब्ड विद न्यूट्रल बॉडी, बात बन जाएगी। और एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी इंसुलेटर, तो भी बात बन जाएगी। क्योंकि ये सबसे खास मेथड है जिससे हम किसी भी तरह की बॉडी में, कंडक्टिंग में तो इजी है ही, तो इंसुलेटर के अंदर भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब अपने कानों के ऊपर थोड़ा सा मैल को झाड़ो और अच्छे से अपने दिमाग को खोल लो। अब जो मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे बोलते हैं कंडक्शन। कंडक्शन क्या है, इसको पहले दिमाग में डालो। एक बॉडी कैसी होनी चाहिए, चार्ज अप। ये ना तो आपके एनसीईआरटी में है ना किसी बुक वगैरह में है, और मैंने स्पेशली निकाला है इसको। और इससे रिलेटेड जब आप कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स बनाओगे ना तो तोते उड़ने वाले हैं। इस कॉन्सेप्ट को सीख लेना आप दिमाग से, और रिपीट करना पड़े, रिपीट कर लेना, सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। एक बॉडी क्या है मेरे पास, पहली बॉडी चार्ज अप, दूसरी बॉडी कैसी है, अनचार्ज्ड। कैसी है, अनचार्ज। और दोनों को अगर मैं कांटेक्ट में ले आया, इस बात को लिख लो, कांटेक्ट में ले आया, तब क्या होगा, चार्ज बॉडी का 50% चार्ज, या ये कहो जब तक दोनों का पोटेंशियल, दोनों की वैल्यू सेम नहीं हो जाती, पहली बॉडी जो चार्ज बॉडी थी उसका चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा अनचार्ज बॉडी में। यहाँ थोड़ा सा फोकस करना, मैं थोड़ा सा डायग्राम आपके लिए अलग कर देता हूँ। ये पहला सेटअप, एक चार्ज बॉडी एक अनचार्ज बॉडी, दोनों में कोई लिंक नहीं है, दोनों दूर दूर हैं। ठीक है, चलो जी, अब दोनों को जोड़ दिया एक वायर के थ्रू। वायर बोले तो एक कंडक्टर यूज कर लिया मैंने और हमारे पास इसको जोड़ दिया। ठीक है, कंडक्टिंग बॉडी यूज कर कर जैसे ही जोड़ा, देखो पहले केस को देखो ही, दिस इज योर फर्स्ट केस, दिस इज योर सेकंड केस। फर्स्ट केस के अंदर ये चार्ज अप है, पॉजिटिव चार्ज, और ये दूसरे वाला कौन बैठा हुआ, जीरो, नील बटे सन्नाटा। जैसे ही हुआ दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, फंडा क्लियर हुआ, दोनों जुड़े और पोटेंशियल सेम हो गया। अब ये अपने रास्ते हो गया, ये अपने रास्ते हो गया, और ध्यान देना दोनों का जो चार्ज है सेम चार्ज है भाई, सेम चार्ज। जबकि फ्रिक्शन में अलग अलग चार्ज था, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, क्योंकि यहाँ तो एक ही है ना देने वाला जिसने दिया, और दूसरे वाला सिर्फ लेने वाला है। ठीक है, और वो भी उसने वही चार्ज लिया है जो पहली बॉडी ने उसको दिया है। फंडा क्लियर हो रहा है, दिमाग में जा रहा है। अच्छा जी, अब जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ उसको फोकस बहुत ज़्यादा करना। अब जो लाइन बोलूँगा, अगर दो बॉडी सेम है, सेम नेचर की हैं, एक चार्ज है और एक अनचार्ज है, तो याद रखना 50% ट्रांसफ़र होगा। दोबारा कितना ट्रांसफ़र होगा, 50%। मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये बॉडी ए, ये बॉडी बी,
बॉडी ए 100 पे थी, बॉडी बी 0 पर थी। अब मैंने इनके बीच में क्या कर दी, वायर लगा दी। तो क्या हुआ, बॉडी ए पर कितना रह गया 50, बॉडी बी पर कितना आ गया 50। किसकी वजह से, कंडक्शन की वजह से। दूसरी खास बात क्या, चार्ज कैसा है, सेम। चार्ज कैसा है, सेम। क्लियर है। चलो जी, तीसरी बात करते हैं इंडक्शन की। इसमें और पिछले वाले में फ़र्क देखना, बात सेम है। पिछले वाला कैसा था, एक चार्ज बॉडी थी, एक अनचार्ज बॉडी थी। इस बार भी एक चार्ज बॉडी, एक अनचार्ज बॉडी है। ठीक, खास बात, उसमें वो दोनों कांटेक्ट में आए थे, टच हुए थे। यहाँ पर वो दोनों आपस में कांटेक्ट में नहीं आएंगे। फंडा क्लियर हुआ। चलो देखो यहाँ एग्जांपल को देखो। ये है, ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, ये हमारे पास एक अनचार्ज बॉडी के पास गया। अनचार्ज बोले तो इक्वल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू प्रोटॉन। अब हुआ क्या, जैसे ये पॉजिटिव गया, ड्यू टू अट्रैक्शन सारे के सारे नेगेटिव एक जगह इकट्ठे हो गए और पॉजिटिव दूसरी जगह चले गए। फंडा क्लियर हो रहा है, दिमाग में जा रही है बात। तो पॉजिटिव चले राइट हैंड साइड, नेगेटिव चले लेफ्ट हैंड साइड। अट्रैक्शन हो रही है ना, पर अभी भी बॉडी कैसी है, न्यूट्रल। कैसी है, न्यूट्रल। और इसने सिर्फ क्या करा, इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग थी उसको ब्रेक कर दिया और एक को एक एंड पे ले आया और एक को एक एंड पे ले आया। जैसे घर के दो कोनों में ले गया, एक को फ्रंट में ले गया, एक को बैक में ले गया। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन। फंडा क्लियर। अब यहां से आने के बाद अब हम बॉडी को चार्ज अप करेंगे। तो चार्ज अप करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है, जो ये आपकी बॉडी 2 है, इसको क्या कर दो, अर्थ कर दो। देखो दोनों चार्ज तो सेपरेट है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो न्यूट्रल होते हैं। नेगेटिव एक तरफ बैठा हुआ है, पॉजिटिव एक तरफ बैठा हुआ है, बैठा हुआ है ना, बैठा हुआ है। तो अब क्या है, अलग करना आसान है। तो अब क्या करा हमने, इस पॉजिटिव को क्या कर दिया, अर्थिंग कर दी। अर्थिंग कर दी तो पॉजिटिव सारा का सारा फिनिश। तो अब बॉडी के पास बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव। तो बॉडी कैसी हो गई, नेगेटिवली चार्ज। बॉडी कैसी हो गई, नेगेटिवली चार्ज। फंडा क्लियर हुआ। अब आते हैं मेथड नंबर 2 में। मेथड नंबर 2 में मैं कंडक्शन को यूज कर रहा हूं। देखो फर्स्ट बॉडी से तो हमें पता लग गया वो पॉजिटिव चार्ज थी, दूसरे को हम कर चुके हैं, एक तरफ नेगेटिव आ चुके हैं, एक तरफ सारे पॉजिटिव आ चुके हैं। तो अब क्या करा हमने, एक न्यूट्रल बॉडी और ले आए। क्या ले आए, न्यूट्रल बॉडी ले आए और साथ में क्या ले आए, एक वायर ले आए और दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने से क्या हुआ भाई, जो उसका वो पॉजिटिव चार्ज एक कॉर्नर पर था, उसने वायर को पकड़ा और झूलते हुए दूसरी बॉडी तक पहुंच गया। ठीक है, तो अब रिजल्ट क्या आया, बॉडी ए हमारे पास कैसी बन गई, नेगेटिवली चार्ज। बॉडी ए कैसी बन गई हमारे पास, नेगेटिवली चार्ज। और बॉडी बी कैसी बन गई हमारे पास, पॉजिटिवली चार्ज। फंडा क्लियर, समझ में आती है बात। चलो अब इसके बाद हमारे पास क्या बात है, इसके बाद अब हमारे पास थर्मो आयोनिक। थर्मो आयोनिक, थर्मो आयोनिक क्या कहता है, थर्मो आयोनिक कहता है कि अगर आपने किसी चीज को हीट अप कर दिया, क्या कर दिया, हीट, तो हीट करने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एक्सेस एनर्जी मिल जाती है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। तो बाहर निकलना शुरू कर दिया का मतलब क्या, एक बॉडी से तो निकल गया, दूसरी बॉडी में चले जाएंगे। तो जहां से लॉस किया उन्होंने वहां पर पॉजिटिव चार्ज, जहां गेन करा वहां पर नेगेटिव चार्ज। लास्ट जो हमारे पास फंडा आता है दैट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब है जब हमारे पास रेडिएशन जिसकी एनर्जी E इज इक्वल्स टू एच न्यू, अगर ये एनर्जी बॉडी के वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, मैंने वर्क फंक्शन बताया था ना कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, तो उसको आप बोल सकते हो E नॉट विच इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट। तो अगर आपकी एनर्जी E ग्रेटर है E नॉट से,
तो वो जब एनर्जी पड़ रही है सरफेस के ऊपर तो वो इलेक्ट्रॉन्स को इतना कैपेबल कर देती है कि वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाएं और वो इलेक्ट्रॉन्स रेडी हो जाते हैं सरफेस को छोड़ने के लिए। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब छोटी सी बात, जितनी भी अभी हमने बातें पढ़ी वो सारी की सारी किस में पढ़ी, कंडक्टिंग बॉडी के अंदर। किस में पढ़ी, कंडक्टिंग बॉडी के अंदर। और पहले केस के अंदर हमने जहां पे वो टच कर रहा था वहां पे इंसुलेटर था। कौन था, इंसुलेटर। पर अब जो बात करने वाला हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। इंसुलेटर्स के अंदर इंडक्शन क्यों नहीं होता। इंडक्शन अभी हमने पढ़ा ना, किस में होता है, कंडक्टिंग बॉडी के अंदर। कंडक्टिंग बॉडी बोले तो मतलब जो न्यूट्रल है पर वो कंडक्ट कर सके। ठीक है, अगर हमने इंसुलेटिंग बॉडी ली है तो क्या होगा। इंसुलेटिंग बॉडी लेते ही जो उनके पेयर्स होते हैं ना, मैंने कहा था ना जैसे पहले हमारे पास वो पेयर्स क्या हो गए थे, आपस में जुदा हो गए थे भाई। ये मान लो पहले पेयर था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, तो इन्होंने क्या करा था, सेपरेट हो गए थे। पॉजिटिव एक तरफ आ गए थे, नेगेटिव एक तरफ चले गए थे। ऐसा ही हुआ था ना। पर यहाँ पर इंसुलेटर के अंदर तो ये बॉन्ड टूटता ही नहीं भाई। वो दम लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, पर ये इतना जोर का वो कर रखा है इन्होंने, फेविकोल का जोड़ है जो टूट ही नहीं रहा। और टूट नहीं रहा तो ये खिंच तो जाएगा, थोड़ा सा स्ट्रेच होगा। पॉजिटिव थोड़ा साइड हो जाएगा, नेगेटिव थोड़ा साइड हो जाएगा, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो स्ट्रेच हो गया ना थोड़ा सा, पर ये टूटेगा नहीं। तो ये एक बाउंड्री और दूसरी बाउंड्री तक नहीं जाता, जिसकी वजह से इंडक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता। ये बहुत बार मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए भी कह सकते हो, आप अपने फ्रेंड से ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हो, मजे के लिए ही पूछ लेना यार, थोड़ा सा आइडिया तो लगना चाहिए, पता तो लगना चाहिए ना कि हाँ हमसे पढ़कर आए हैं। चलो क्वेश्चन पूछते हैं। अब आता है क्वेश्चन, चलो देखते हैं कितना दोस्तों का नाम लेते तो दिमाग में आ गया कि मैं उससे क्वेश्चन पूछूंगा। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, अब बताओ, कैन टू सिमिलरली चार्ज बॉडी, दो सेम बॉडी मतलब एक पॉजिटिव अट्रैक्ट कर सकती हैं। बोलो बोलो। अब ये मत कहना सर आपने पहले ही बताया था कि दो सेम चार्ज रिपेल करते हैं और अपोजिट हो तो अट्रैक्ट करते हैं। भाई बताया था, सही बात थी, पर अब आपने इंडक्शन भी पढ़ लिया, कंडक्शन, तो कुछ तो आप ऐड ऑन करोगे। तो समझो दोनों में डिफरेंस समझो। जो पहले आपने पढ़ा वो सब किसके लिए एप्लीकेबल था, पॉइंट चार्ज, पॉइंट बोले तो वन वैल्यू के लिए। पर यहां पर अगर आप एक बॉडी को बहुत बड़ा कर दोगे, ठीक है, और एक को छुटका सा कर दोगे, ठीक, तो यहां पर हुआ क्या, मान लो दोनों को पॉजिटिव चार्ज कर दिया। अब पहले पॉजिटिव चार्ज क्या होता है बताओ मुझे जल्दी से। पॉजिटिव चार्ज वो होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन कम। पर होते तो दोनों है ना, होते तो दोनों है, ये बात क्लियर है। तो मान लो पॉजिटिव चार्ज, तो ये बड़ी पॉजिटिव है, तो यहां पर क्या होंगे, थोड़े नेगेटिव होंगे पर ज्यादा पॉजिटिव होंगे। ये फंडा क्लियर हुआ, ये फंडा क्लियर हुआ। तो ये भी तो सेकंड बॉडी भी तो, ये बॉडी बी भी तो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये बॉडी ए। तो अब इसमें क्या है, कम नेगेटिव है, ज्यादा क्या है, पॉजिटिव। पर ड्यू टू इंडक्शन, ड्यू टू इंडक्शन हुआ क्या, वो जो थोड़े नेगेटिव थे वो पास में आ गए, अट्रैक्शन शो कर रहे हैं, और जो पॉजिटिव थे वो दूर चले गए। क्लियर। तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो जब कैलकुलेट की जाती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो इसलिए जो नेट इम्पैक्ट आता है वो किसका आता है, अट्रैक्शन का। ठीक है, दो सेम भी आपस में अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक, चलो जी लास्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं यार। चलो देखो यार, और सेम क्वेश्चन है पर टेक्निक चेंज कर दी है। अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ना, कॉम करा, पेजेस के पास लेकर गए, अट्रैक्ट कर लिया, ये तो क्वेश्चन में दे ही दिया।
If we comb our hair on a dry day and bring the comb near the small piece of paper, the comb attract, ये तो दे ही दिया। क्वेश्चन आता है वाई, क्यों अट्रैक्ट करेगा? बताओ भाई बताओ, जल्दी से बताओ, क्यों अट्रैक्ट करेगा? समझो, वो कॉम जब आप उसके पास लेकर जा रहे हो तो कॉम कौन सी बॉडी है? चार्ज बॉडी। तो कॉम कौन सी बॉडी है? चार्ज्ड। पेपर कौन सी बॉडी है? अनचार्ज्ड या न्यूट्रल। दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट हुआ? यस और नो? नो कांटेक्ट, नो कांटेक्ट। और साथ में क्या हो रहा है? अट्रैक्शन। क्या हो रहा है? अट्रैक्शन। सो द व्हाट इज योर आंसर? सो द आंसर इज इक्वल्स टू इंडक्शन। ड्यू टू इंडक्शन वो उसको क्या कर पा रहा है? अट्रैक्ट कर पा रहा है। फंडा क्लियर होता है? अगर वो कांटेक्ट में होता तो क्या होता? कंडक्शन। कांटेक्ट में नहीं है तो क्या है हमारे पास? इंडक्शन। क्लियर? तो बच्चा पार्टी, आज हमने क्या क्या सीख लिया है इसको देख लो जल्दी से। हमने चार्ज को सीख लिया है। रेस्ट में चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज अगर मोशन में है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, और अगर वो एक्सीलरेटेड मोशन में है तो हमारे पास क्या आती हैं? रेडिएशन इन फॉर्म ऑफ ईएम वेव्स। उसके बाद हमने उसकी डेफिनेशन को पकड़ा। डेफिनेशन में से हमने मटेरियल ऑब्जेक्ट्स को देखा। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमने तीन बातें देखी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उनका चार्ज देखा, उनका मास देखा। हमें ये पता लगा चार्जिंग क्या होती है। देखो अब रिवाइज करते चलो जल्दी जल्दी। चार्जिंग क्या है? जब एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा दूसरी बॉडी में जाएगा। ये तो फंडा क्लियर हो गया। मोबाइल से समझ में आता है। मोबाइल के अंदर जब आप चार्ज लगा देते हो तो वो चार्ज अप होगा तो उसे चार्जिंग कहेंगे। जब आप उसे यूज करोगे तो वो डिस्चार्ज होगा। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन गया वो बॉडी कैसी होगी? पॉजिटिव चार्ज, मास उसका क्या होगा? कम। जिसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा उसके अंदर क्या होगा? वो नेगेटिवली चार्ज, उसका मास कैसा होगा? अप। क्लियर है यहाँ तक की बात? उसके बाद हमने क्या पढ़ी? प्रॉपर्टीज़ को पढ़ी। प्रॉपर्टीज़ में कंजर्वेशन पढ़ी हमने, स्केलर क्वांटिटी पढ़ी, उसका टेस्ट पढ़ा कि हमारा श्योर टेस्ट क्या होता है? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। रिपल्शन। वेरी गुड। हमने चार्ज और मास के बीच में लिंक पढ़ा कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच में हमारे पास सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी क्या है? वेरी गुड वेरी गुड, वेरी जल्दी जल्दी क्या है? इनवर्स स्क्वायर लॉ। वेरी गुड। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? मेथड्स को पढ़ा कि कौन कौन से ऐसे मेथड है जिससे हम चार्ज अप कर सकते हैं। तीन मेथड सबसे मेन है, इवन चार कह सकते हो। पहला मेथड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में कोई भी आए बात बन जाएगी। कंडक्टिंग आए और हमारे पास इंसुलेटर आए बात बन जाएगी। दूसरा हमने क्या पढ़ा? कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है? एक्चुअल कांटेक्ट में आते हैं और वो पोटेंशियल जब तक सेम नहीं होता तब तक काम करते रहते हैं। सेम बॉडी सेम मास तो वहाँ पर क्या हो जाते हैं? 50-50% पर आ जाते हैं। इंडक्शन के अंदर वो दोनों कभी भी कांटेक्ट में नहीं आते। अगर हमारे पास बॉडी इंसुलेटर है तो वहाँ पर इंडक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ, बेसिक्स क्लियर हो गए। चलो अब कल की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? कूलम्स लॉ, क्वांटाइजेशन, न्यूमेरिकल्स जो आपके बोर्ड में बनते हैं उन क्वेश्चंस को हम करेंगे। ठीक है, फंडा क्लियर? ओके। चलो फ्रेंड्स, अब छोटी सी बात और कह देता हूँ, शेयर वेयर तो आप कर दोगे अपने आप ही। आपका मुझे फीडबैक चाहिए कि आपको क्लास में क्या अच्छा लगा और आप क्या चाहते हो मैं ऐड ऑन करूँ। देखो स्पेशली आप लोगों के लिए मैंने अब जो स्टार्ट किया है स्टूडेंट्स के लिए किया है, तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग कितना फ़ायदा उठा सकते हो मेरी नॉलेज का। तो जस्ट देखो, ये तो मैंने अपनी तरफ से रखी सामने आपके बात। अब आप जो फीडबैक दोगे उसके अकॉर्डिंग छोटे छोटे अगर कुछ चेंजेस हैं तो उसको कर लिया जाएगा, क्योंकि देखो एट द एंड फ़ायदा होना चाहिए ना। सो ओके बच्चा पार्टी, चलो टेक केयर, बाय।